Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती। हमारा बहुत बढ़िया चैप्टर जो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसका नाम है ना, हमने भारत के संविधान के बारे में कैसे क्या बना, क्या फंडामेंटल राइट्स इसने प्रोवाइड करे, कितने लेवल्स की गवर्नमेंट होती, फेडरलिज्म क्या होता है, ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, हर फीचर हर चीज हमने इस चैप्टर में देखी थी, है ना। लेकिन चैप्टर के बीच के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो भी बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसा कि हमारा चैप्टर और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होता है, क्योंकि वो चैप्टर का पार्ट है। अगर हमें सिलेबस में दिया है तो ऑब्वियसली उनका भी रोल होगा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे, एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन, जिन्हें हम कहते हैं चैप्टर के बीच के क्वेश्चन को। तो चैप्टर फर्स्ट से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो पहले आप क्या कर दो, फटाफट से लाइक शेयर कर दो, ठीक है। फटाफट से आप क्या कर दीजिए, पहले तो लाइक शेयर कर दीजिए, फिर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो, पेज नंबर 6 का एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन है, पेज नंबर 6 का आपके क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं इसको, ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट, डिस्कस विद योर टीचर व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूटिव, प्रोवाइड वन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स फ्रॉम योर एवरीडे लाइफ। आपको क्या करना है, अपनी जो है टीचर के साथ डिस्कस करना है। मैं भी आपकी टीचर हूं, लेकिन सामने जो आप डिस्कस कर सकते हो, ऑब्वियसली स्कूल के टीचर या लाइव होता तो हम डिस्कस करते, लेकिन कोई नहीं, मैं भी डिस्कस कर ही रही हूँ, यही समझ लीजिए, ठीक है। टीचर तो मैं भी हूं आपकी। आप क्या समझते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव से? कॉन्स्टिट्यूशन हम समझते हैं, सुना है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूटिव क्या होता है? प्रोवाइड वन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स फ्रॉम योर एवरीडे लाइफ, है ना। आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल प्रोवाइड करना है कॉन्स्टिट्यूटिव रूल का, है ना, जो एवरीडे लाइफ से आपको मिलता है, आप जानते हैं, दिन रोजमर्रा की जिंदगी से आप जो नोटिस करते देखते हैं, जो फॉलो करते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं हम स्कूल जाते हैं तो कोई रूल नहीं है, हम घर पे रहते तो कोई रूल नहीं, कहीं ना कहीं हम रूल से जुड़े हुए हैं कि अरे टाइम से घर आना है, मम्मी ने बोला इतने बजे तो घर आ ही जाना, या इतने बजे सो जाना है। थोड़ा हम एक्सीड करते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि भाई हाँ ये टाइम डिसाइडेड है, खाने का ये टाइम है, या हम कहते हैं कि स्कूल का ये टाइम है, स्कूल से आने का ये टाइम है, लंच का ये टाइम है। हम प्रॉपर कुछ ना कुछ रूल फॉलो ही करते हैं। कोई गेम भी खेलते हैं, चाहे बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हम रूल फॉलो करते हैं, है ना। तो आपको वही बताना है, तो देखते हैं भाई, चलो। The term constitutive means essential। अगर हम कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म का मतलब देखें तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है एसेंशियल। हम बोलते ना ये बड़ा ही एसेंशियल आइटम है, बड़ी एसेंशियल प्रोडक्ट है, यानी इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल, जो बहुत ज्यादा काम की है ना। जैसे हम बोलते हैं ना एसेंशियल नीड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही। तो अब आप सोच रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़कर हम अगर कॉन्स्टिट्यूटिव लें तो कॉन्स्टिट्यूशन कितना ज्यादा एसेंशियल है, जरूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूटिव, in a country like India where different communities of people share certain beliefs and may not necessarily agree on all issues। अब हमारा देश है, हम देश की क्यों बात करें, हम घर में ही 4 लोग हैं, तो 4 लोग क्या एक बात से कभी अग्री कर सकते हैं कि चारों सहमत है? 4 में से एक ऐसा होगा जो बोलेगा अरे नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए, या 2 ऐसे हो सकते हैं, 3 ऐसे हो सकते हैं, चारों अलग अलग कोई ना कोई बात कहेंगे, नहीं नहीं मैं भी नहीं मान रहा, कोई बोलेगा मैं भी नहीं मान रहा। तो सोचो हम इतनी बड़ी कंट्री की बात करें, इंडिया की बात कर रहे हैं, अब जहां पे घर तो फिर भी ऐसा है कि हमारे अपने लोग हैं, हमारे माता पिता है, हमारे भाई बहन है, लेकिन कंट्री में तो हम ऐसा मान नहीं रहे कि अपने, हम तो ये मानते कि भाई कंट्री का पार्ट है, हमारे लोग हैं, इंडियन है, लेकिन फिर भी हम इतना वो नहीं मानते। तो सोचो सबके अपने अपने विचार होंगे, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हमारे यहाँ रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर वाले लोग रहते हैं, अलग अलग रीजनल बैकग्राउंड वाले लोग रहते हैं, अलग अलग स्टेटस वाले लोग रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि हर कोई अग्री करेगा एक चीज को? कहीं ना कोई अलगाव रहेगा ही रहेगा। कोई कुछ बात को सही मानेगा, कोई बोलेगा नहीं ये गलत है, फिर वो लोग बोलेंगे किसी बात को नहीं ये सही, तो आप बोल सकते हो ये गलत है। अग्री मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि 100% सब सहमत है।
Thus, it becomes important to make certain rules and regulations which had to be essentially followed by each and every citizen of India. इसीलिए क्या जरूरी पड़ जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना बड़ा ही जरूरी पड़ जाता है कि आप कुछ रूल्स और रेगुलेशन भाई बनाइए, आप क्या करिए, रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ दीजिए, है ना, ताकि सब फॉलो करें, ना तेरा ना मेरा ना उसका ना आपका किसी का नहीं, सबको एक जैसा रहना है, सबके लिए रूल बना दिए। चाहे कोई प्रेसिडेंट हो उसे भी वही रूल फॉलो करना पड़ेगा, चाहे कोई डोमेस्टिक वर्कर हो उसको भी सेम रूल फॉलो करना पड़ेगा, चाहे कोई क्राइम प्रेसिडेंट ने किया हो तो सेम सजा उसको वही मिलेगी, जो एक डोमेस्टिक वर्कर ने सेम वही क्राइम किया है उसको भी सेम वही सजा मिलेगी। तो सबके लिए एक बराबर, ये नहीं देखा जा रहा छोटा बड़ा स्टेटस कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग विचार हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए। It is important for the smooth running of the country along with its diverse culture, faith and religion. ये क्या होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कंट्री के स्मूथ रनिंग के लिए, है ना, क्योंकि इतना डाइवर्स कल्चर है, फेथ और रिलीजन है, क्योंकि बहुत सारे वैरायटी है ना। अब इतनी वैरायटियों को मैनेज करते हुए चलना, ये कैसा है, हम कह सकते हैं एक टफ टास्क है, चीजों को मैनेज करते हुए चलना कैसा पड़ जाता है, एक थोड़ा सा टफ टास्क पड़ जाता है। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है, आया समझ में अच्छे से। तो हमें क्या बताया जा रहा है, हमसे क्या पूछा कि क्या एवरीडे लाइफ में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहता है कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब समझे तो इसका मीनिंग ही एसेंशियल होता है, एसेंशियल यानी बड़े ही इंपॉर्टेंट, है ना, जरूरी। अब जरूरी क्यों है, डे टू डे लाइफ की हम बात करें, हमारी जो हम जिंदगी हम जीते हैं एवरीडे लाइफ में, तो कैसी जरूरत हमें मिलने को पढ़ने को मिल रही है, क्योंकि अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, अलग अलग रिलीजियस बिलीफ वाले लोग हैं, तो सबको मैनेज करके चलना है ना, हमें सबका सोच के चलना है। तो जब सबके लिए सोच के चलना है, सबका मैनेज करके चलना है, तो चीजें थोड़ा सा अप्स एंड डाउन तो होंगी चीजों में, है ना। क्लियर हुआ। अब अप्स एंड डाउन होंगे, विचारों का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है कि रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए, ताकि सबके लिए एक जैसे प्रिंसिपल्स है, एक जैसे जो है रूल्स बनाए हुए, एक जैसे ही सब फॉलो करो, एक जैसे से मानो, है ना, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। क्लियर, चलो, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है, आगे अच्छे से समझ में। चलो, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ, अगर हम बात करें एवरीडे लाइफ में कैसे हम फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट कैन इंप्लीमेंट रूल्स सच एज टैक्स ऑन एवरी गुड बॉट, गाइडलाइंस दैट डिफाइन अ पर्टिकुलर सोशल प्रैक्टिस। अब जैसे हम कुछ भी सामान खरीदते हैं आजकल, हम देखते हैं हम क्या देते हैं, टैक्स, जीएसटी लगी होती है, हम पढ़ेंगे अरे इसमें जीएसटी, रेस्टोरेंट में खाना खा के जीएसटी, हमने कुछ सामान खरीदा उसमें जीएसटी, तो क्या है, ये रूल ही तो है। और ऐसा तो है नहीं कि अमीरों के लिए जीएसटी है तो गरीबों के लिए जीएसटी नहीं है, भाई इंसान सब बराबर है, हर कोई एक बराबर है ना। अब वो भले उसका बजट कम हो या ज्यादा हो जैसा भी, लेकिन जीएसटी तो सबको देनी पड़ रही है, तो देनी ही पड़ रही है, ठीक है, यानी रूल बना दिया। जो हम डे टू डे लाइफ में चीजें नोटिस करते हैं, खरीदते तो हम रहते ही कुछ ना कुछ रोज। गाइडलाइंस दैट डिफाइन अ पर्टिकुलर सोशल प्रैक्टिस, अब कुछ भी ऐसे सोशल प्रैक्टिस आप कर रहे हो, सामाजिक आपकी जो चीजें हैं, एक्टिविटीज आप कर रहे हो, तो उसके लिए क्या है, गाइडलाइंस। क्या है उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस है। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है, आ गया समझ में। तो ये डे टू डे लाइफ में हमें देखने को मिलती है। ऐसी और भी रूल्स हैं, हम जो ट्रैफिक सिग्नल का देखते हैं, है ना, या हम देखते हैं कि भाई सामान यहाँ पे जैसे कचरा ऐसे सड़कों पे फेंकना गलत है ना, आपको कचरा करने की मनाही है, आप कहीं भी जैसे कुछ भी ऐसे इलीगल काम नहीं कर सकते, आप जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं कर सकते। जो रूल्स बने हुए हैं ये गवर्नमेंट ने बनाए, इसी की बात हो रही, ठीक है, जो एवरीडे लाइफ डे टू डे लाइफ में हमें देखने को मिलता है। पेज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। Why did the people of Nepal want a new constitution? है ना, क्यों जो नेपाल के लोग थे, जनता थी जो नेपाल की, वो क्यों नया संविधान चाह रही थी, नए तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन चाह रही थी, क्यों चाह रही थी। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, जैसे हमारा संविधान है ना, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं ताकि जो कंट्री है पीसफुली गवर्न हो सके, है ना, रिटर्न डॉक्यूमेंट रिटर्न फॉर्म में है जो। अब अगर आपको याद हो, और याद होना भी चाहिए कि नेपाल की जो गवर्नमेंट थी कैसी थी, नेपाल की गवर्नमेंट, नेपाल की सरकार की या नेपाल की गवर्नमेंट की बात करें तो कैसी गवर्नमेंट थी नेपाल की, मोनार्की थी। क्या थी, मोनार्की। मोनार्की से आप क्या समझते हैं, जब क्या होता है, किंग्स रूल, जब राजा का रूल होता है और इसमें
प्रजा के डिसीजन मेकिंग का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है ना, कि जैसे जो जनता है वो कुछ डिसीजन मेकिंग कर रही है, उसको कुछ बोलना है, बताना है कि भाई नहीं ये हमारा रूलर नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो जनता के फैसले से कोई मतलब नहीं, जनता के जो है बातों का कोई मतलब नहीं। राजा है, राजा ने जो फैसला ले लिया, राजा ने बोल दिया ऐसा टैक्स लगेगा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, राजा बोलेगा भाई मैं यहाँ कुएं बनवाऊंगा और नहीं बनवाया तो उसकी मर्जी, है ना। हमारी कंट्री कैसी, हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी। तो नेपाल में क्या था, मोनार्की थी, राजा का रूल था, जिसके कारण जनता बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। तो जनता क्या चाह रही थी, नई कॉन्स्टिट्यूशन, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन चाह रही थी, है ना। तो क्यों चाह रही थी, अच्छे से देखते हैं रीजन क्या है, इसे समझते हैं। People of Nepal want a new constitution because the constitution which is prevailing in Nepal was made during the monarchical form of government. It does not reflect the ideals of the country they want Nepal to be and that they have fought for. अब नेपाल की जो जनता इसके बहुत ज्यादा भाई लड़ाई लड़ रही थी अपने अधिकार के लिए। वो ये कह रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस टाइप की चीज है, मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब अगर संविधान में कुछ रूल्स है, कुछ भी नियम नीति दी हुई है, तो वो किसको ध्यान में रख के दी हुई है, मोनार्किकल टाइप की गवर्नमेंट को, यानी राजा महाराजा के अकॉर्डिंग जैसे फैसले जो रूल्स होने चाहिए उसके अकॉर्डिंग है। मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री कैसी होती है, जो सबका सोचती है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती, है ना, गलत नहीं करती। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं उस संविधान में। अब संविधान मानो बना हुआ है लेकिन उसका तरीका मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ही है, तो क्या फायदा ऐसा, है ना, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। It does not reflect the ideals of the country they want Nepal to be. मतलब जैसी एक आइडियल देश होना चाहिए, हम बोलते हैं ना कि ये आइडियल इंसान है, ये आइडियल जगह है, ये आइडियल कल्चर है, तो ऐसे ही जैसी आइडियल एक कंट्री होनी चाहिए कि सब पीसफुली चले और किसी के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय ना हो, तो वैसा तो है ही नहीं नेपाल। तो किस चीज की डिमांड कर रही थी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीजें ली गई है वो मोनार्किकल गवर्नमेंट के जैसी है। एंड दैट दे हैव फॉट फॉर, और जिसके लिए उन्होंने लड़ाई करी है, जिसके लिए वो लड़ रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, नेपाल फ्रॉम अ मोनार्की इज कन्वर्टेड इनटू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इससे इसका अदर फॉर्म में समझे, अदर मतलब में समझे तो नेपाल क्या चाह रही थी, मोनार्की से वो चाह रही थी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बने, हमारी सरकार कैसी हो, डेमोक्रेटिक सरकार हो। डेमोक्रेटिक मतलब, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, प्रजा का तंत्र, जहां पे किसका रूल है, जनता का राज है, जनता का रूल है। तो ऐसी सरकार, ऐसी गवर्नमेंट हमें चाहिए, ना कि ऐसे रूल्स, ऐसे रेगुलेशन जो राजा के हिसाब से चले, जिस पर हमारा कोई बस ही नहीं है, जिस पे हमारा कोई रोल ही नहीं है। So it needs to change all its constitutive rules in order to usher in a new society. So इसीलिए इसको क्या बदलने की जरूरत है, जो भी एसेंशियल नीडफुल रूल्स है अब उनको बदलाव की जरूरत है, उनको बदलने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अब नए समाज का निर्माण करना चाह रहे हैं, नई तरीके से चीजों को बनाना चाह रहे हैं, वो भी किस तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से। दैट मीन्स जब जनता क्या कर पाए, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाए, है ना, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाए। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? आ रहा है अच्छे समझ में? हमने नेपाल की कंडीशन पढ़ी थी, राजा का राज था, राजा मनमानी कर रहा है, जेल में डलवा रहा है, सजा दे रहा है, अपने मनमाने टैक्स वगैरह ऐसे ही करते हैं राजा लोग, है ना। और हमारी कंट्री कैसी, डेमोक्रेटिक कंट्री, तो क्या हमारे मनमानी चीजें करती है सरकार? अगर सरकार कोई ऐसा कानून पास करती है जो जनता के हित में नहीं, तो जनता बोलने का अधिकार रखती है, जनता मीडिया, न्यूज़पेपर, टीवी के थ्रू अपनी बातें एक्सप्रेस करती है और सरकार को फैसले बदलने पड़ते हैं, यानी हमारे पास पावर है। यहाँ थी नहीं, तो ये लोग मांग रहे थे कि चेंज करो भैया, क्योंकि समाज का नया निर्माण होगा जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो बदलाव करो। ठीक है, अब समझ में आया कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस चाह रहे थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे रूल्स थे, किस तरीके का फॉर्म था, मोनार्किकल। हमें क्या चाहिए था, मतलब जो नेपाली पीपल थे उनको कैसा रूल चाहिए था, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। क्लियर? चलो क्वेश्चन थर्ड, पेज नंबर 7 का क्वेश्चन है, In what ways is the class monitor misusing his power? अब ये जो स्टोरी बोर्ड है हमने चैप्टर में देखी थी, इसको फटाक से रीड भी करते हैं, है ना, कि किस तरीके से जो क्लास मॉनिटर है, शक्ल से ही विलन लग रहा है, शक्ल ही विलन जैसी बना रखी, उसने अपनी पावर का मिसयूज कर रहा था। सुरेश इज द क्लास मॉनिटर। सुरेश क्या था भाई, क्लास मॉनिटर था। क्या बात है, ही इज अ बुली। अब क्लास मॉनिटर तो है ही, ऊपर से बुली, परेशान करने वाला। अब सोचो, जिसको आपकी क्लास का हेड बनाया वही अगर आपको परेशान करने लगेगा, यानी जिस नेता को आपने भरोसा करके नेता बनाया है ना, अब वही नेता अगर आपके एरिया में आपको परेशान करेगा तो हो गया फिर। तो यहाँ पे वही हाल था। His classmates are not too fond of him. उसके क्लासमेट्स उसको पसंद नहीं करते थे,
ठीक है, क्योंकि बुली था, परेशान करता था। Mrs. Rao, the class teacher, has to leave the classroom on some urgent work. She asks Suresh to mind the class. Suresh starts picking on Anil. अब क्या हो गया? क्लास टीचर क्या करती है, मतलब क्लास में जो टीचर होती है वो क्या करती है कि अरे मुझे अर्जेंट काम से जाना है, मुझे प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है, मेरा जो काम है मैं अब भी 2 मिनट में आ रही हूँ, तब तक मॉनिटर आप जो है सुरेश आप क्या करो, आप क्लास को माइंड करो, देखो है ना कोई गड़बड़ या इधर उधर ना जाए। ठीक है, अब सुरेश ने क्या शुरू कर दिया, भाई अनिल है उसको परेशान करना शुरू कर दिया, अनिल है उसको परेशान करा। ये बैठा है अनिल बेचारा, सीधा साधा सा लग रहा है, चश्मा वश्मा पहन के बैठा है। अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेस राव, बट व्हाट आई हैव डन। उसने बोला अनिल आज तो तू गया बेटा, आज तो मिसेस राव से हमारी मैम से तेरी रुक जा शिकायत लगाता हूँ। तो अनिल ने कहा पर मैंने किया क्या है, क्यों मेरी शिकायत लगाओगे, भाई मैं तो चुपचाप बैठ के लिख रहा हूँ जैसे हमें दिख रहा है। तो उसने पूछा व्हाट आई हैव डन, मैंने क्या किया। अब व्हेन मिसेस राव रिटर्न्स टू द क्लास, जब मिसेस राव क्लास में आई, मैम while you were away Anil kept talking loudly and disturbing the class, he would not listen to me। अब इसने कह दिया कि मैम जब आप ना क्लास में नहीं थी ना तब ये अनिल बातें ही करे जा रहा था, मस्ती कर रहा था, बातें कर जा रहा था, क्लास में डिस्टर्बेंस हो रही थी और मेरी तो ये सुन ही नहीं रहा था, है ना, ऐसा झूठ बोल दिया उसने। अब मॉनिटर ने झूठ बोल दिया, टीचर का भरोसा मॉनिटर पे, टीचर तो मॉनिटर की मानेगी बिल्कुल, अनिल तो फंस गया अच्छे से। Anil, you will have to stay back after school today and write I will not disobey the class monitor 100 times. But ma'am, I did not do anything. टीचर ने कह दिया अच्छा तुमने इसकी बात नहीं मानी तो अब तुम क्लास के बाद रुकोगे और बोर्ड में 100 टाइम्स लिखोगे कि I will not disobey the class monitor। मैं अपने क्लास मॉनिटर की आज्ञा नहीं करूंगा, उसको डिसोबे नहीं करूंगा, ये तुम्हें 100 टाइम्स लिखना है ना, बाद में रुक के। अब वो बेचारा कह रहा है कि लेकिन मैम मैंने तो कुछ करा ही नहीं, है ना। आपको क्या इससे समझ में आ रहा है कि जो क्लास का मॉनिटर है ना सुरेश, उसके पास पावर है, उसके पास अथॉरिटी है क्लास की। अब उसके पास पावर है, अथॉरिटी, और वो क्या कर रहा है, अपने क्लास के लोगों की रक्षा करने के बजाय, उनको समझने के बजाय, उनकी प्रॉब्लम को मैम को कन्वे करने की बजाय उल्टा उन्हें प्रॉब्लम में फंसा रहा है ना, उल्टा अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उसको पता है मैं मॉनिटर हूं, मैं जो बोलूंगा मैम तो मान ही जाएगी, भाई मैं तो मॉनिटर हूं, है ना। तो इन व्हाट वे इज द क्लास मॉनिटर मिसयूजिंग हिज पावर। तो किस तरीके से हम कह सकते हैं कि मॉनिटर अपनी पावर का मिसयूज कर रहा था। The class monitor misused his power by making false complaint about Anil to the class teacher. Anil did not do anything, but the class monitor convinced the teacher that he was talking loudly during her absence. The teacher got annoyed and punished Anil. यही चीजें हुई, है ना। क्लास मॉनिटर ने अपनी पावर का मिसयूज करा, अथॉरिटी का मिसयूज करा और जबरदस्ती अनिल को फंसवा दिया कि मैम ये बात कर रहा था जब आप चली गई थी, मेरी बात सुन नहीं रहा था, तो टीचर ने कहा अच्छा ऐसा है तो अब तुम्हें मैं पनिशमेंट दूंगी, और पनिशमेंट दी, यानी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया। तो यही हमें कन्वे क्या करना चाह रहा था इसके थ्रू, जब हमने चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे अगर जिनको हमने चुना है हमारी रक्षा के लिए, सरकार बनाई है ना, उनको वोट दिया, और अगर वही अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करें तो हमें कितना सफर करना पड़ता है। ठीक है, चलो। In which of the following situations is a minister misusing his power? अब ऐसे आपको ऑप्शंस दिए हैं, इसमें आपसे पूछा है, पेज नंबर 7 का क्वेश्चन है, ये तो स्टोरी बोर्ड हमने पढ़ी लिया, इसमें देखते हैं कि ये ऑप्शन से इनमें से आपको देख के बताना है कि किन ऑप्शन में देख के आपको लग रहा है कि जो मिनिस्टर है अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है, यानी उसके पास कुछ पावर है और उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। ऑप्शन ए है रिफ्यूजेस टू सैंक्शन अ प्रोजेक्ट ऑफ हिज मिनिस्ट्री फॉर साउंड टेक्निकल रीजंस। अब अगर मानो कोई नेता है तो उसके एरिया में, है ना, कोई प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री का जिसको सैंक्शन करना है, वो उसको अप्रूवल देना है नेता को, लेकिन वो नहीं दे रहा अप्रूवल, सैंक्शन नहीं कर रहा, है ना, मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा अप्रूवल या सैंक्शन नहीं करूंगा। रीजन क्या है, साउंड टेक्निकल रीजन है कि भाई यहाँ कुछ जेन्युइन रीजन है, इसीलिए नेता मना कर रहा है। क्योंकि कई बार अगर नेताजी किसी काम के लिए मना कर रहे हैं तो उसके पीछे रियल कारण भी होता है, ऐसा नहीं कि बेफिजूल में। तो यहाँ पे साउंड एक रीजन हम कह सकते हैं, टेक्निकल रीजन है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं अप्रूवल नहीं दे सकता। सेकेंड, थ्रेटन्स टू सेंड हिज सिक्योरिटी स्टाफ टू रफ अप हिज नेबर। अब यहाँ पे नेताजी क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं अपने नेबर को धमकी दे रहे हैं कि सोच लो ज्यादा मेरे अगेंस्ट बोलोगे ना तो तुम्हें मेरे सिक्योरिटी गार्ड या मेरा सिक्योरिटी स्टाफ क्या करेगा तुम्हारा सोच लेना। यानी मेरे पास अगर कोई पावर है, मैं नेता हूं, तो मैं अपने पड़ोसियों को बोल रही हूँ कि ये सोच समझ के बात करना, तुम किससे बात कर रहे हो, नहीं तो बाहर फेंकवा देंगे ऐसे करके, है ना, जो मूवीज में हम डायलॉग सुनते हैं। सी calls up the police station asking them not to register a complaint that is likely to be filed against his relative। या यहाँ पे वो पुलिस स्टेशन में बोल रहा है फोन करके कि सोच लो भाई, देखो मेरे रिलेटिव के अगेंस्ट कंप्लेंट आएगी तो फाइल मत करना, नहीं तो सोच लेना।
तो इनमें से कौन सा केस है जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि मिनिस्टर अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है? तो सोचिए आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन होगा? इनमें से कौन सा ऑप्शन देख के आपको लग रहा है, आप समझ पा रहे हैं कि मिनिस्टर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? द मिनिस्टर मिसयूजेस हिज पावर इन द फॉलोइंग सिचुएशन। मिनिस्टर क्या है, फॉलोइंग सिचुएशन में अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। तो ये दो सिचुएशन है। देखो, पहली वाली अगर हम बोलें कि सैंक्शन नहीं कर रहे प्रोजेक्ट, तो कई बार कोई मिनिस्टर, आप पौधे पे बैठे हो, आपको जैसे पापा मम्मी को आप बोल रहे हो कि देखो मेरे पापा मम्मी ने ये बात नहीं मानी, मना कर दिया, तो कुछ तो रीज़न होगा, वो बोलते होंगे नहीं महंगा ज़्यादा है या उतना ज़्यादा कंपैटिबल नहीं कोई सामान। ऐसे इन्हें भी लगा होगा मिनिस्टर को कि भाई जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो इतनी अच्छी नहीं, इतनी दमदार नहीं, तो इसलिए मैं सैंक्शन नहीं करूँगा भाई, कोई फ़ायदा नहीं उस पर पैसा वेस्ट करके या उसको सैंक्शन करके। तो वो जेन्युइन रीज़न था, सही था, तो उसको हम मिसयूज नहीं कहेंगे। मिसयूज ये दो कंडीशन है, जब अगर आप मंत्री हो, नेता, और आप अपने पड़ोसियों को धमका रहे हो कि सिक्योरिटी स्टाफ से क्या कर दूंगा, सिक्योरिटी स्टाफ भेज के, मतलब आप डरा रहे हो, उनको धमका रहे हो, कुछ भी अगर नेबरहुड वाले कुछ बोल रहे होंगे, कुछ भी इशू होगा तो उनको धमका के चुप करवा रहे हो, तो ऑब्वियसली पावर का गलत इस्तेमाल। दूसरा रीजन क्या है कि अगर आपके रिलेटिव ने कुछ गलत किया है, कुछ भी गलत चीज, कोई भी क्राइम किया हो या कुछ भी किया हो, लड़ाई मार धाड़ जो भी चीजें, और आप पुलिस स्टेशन में ये बोल रहे हो फोन करके उनको बोल के कि देखो हमारे मेरे रिलेटिव के अगर कोई भी कंप्लेंट आई उसके अगेंस्ट, तो आप फाइल नहीं करना, सोच लेना नहीं तो। यानी अगर उसने गलत किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए ना, कंप्लेंट फाइल होनी चाहिए, फिर आगे कार्रवाई वगैरह इन्वेस्टिगेशन जो हो सो, लेकिन आप मना कर रहे हो, यानी आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। क्लियर हुआ? आ गया समझ में? तो ये दो सिचुएशन है जिससे हम कह सकते हैं कि भाई मिनिस्टर ने अपनी पावर का मिसयूज किया। ठीक है, चलो क्वेश्चन 5, रीड द फॉलोइंग स्टोरी बोर्ड एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। पेज नंबर 8 का क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, ये स्टोरी बोर्ड को रीड करना है और उसके बाद आप आंसर करेंगे। द गेम्स पीरियड इज अबाउट टू बिगिन। भाई गेम्स पीरियड होता है आपका भी, चालू होने वाला है, लगभग नेक्स्ट पीरियड होगा गेम्स पीरियड, तो आप लोग इंतजार करते हो, बहुत अच्छा लगता है, और जैसे गेम्स पीरियड एंड होने वाला रहता है, एंड होता है तो बुरा भी लगता है ना। तो चलो अभी ये देखना है हमें, यहाँ पे पढ़ना है, लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज। अब यहाँ आपको दिख रहा है स्कर्ट वगैरह टॉप पहनी लड़कियां और जीन्स वगैरह पहने लड़के हैं। लड़कियां कह रही कि चलो आज हम बास्केटबॉल खेलते हैं, ठीक है, फॉर अ चेंज। फॉर अ चेंज मतलब पहले बास्केटबॉल लोग ज्यादा खेलते नहीं होंगे, तो आज इसने कहा कि चलो यार आज कुछ अलग खेलते हैं, हम बास्केटबॉल खेलेंगे। लड़के बोल रहे हैं नो वी विल प्ले क्रिकेट। लड़के बोल रहे नहीं हम तो क्रिकेट खेलेंगे। अभी लोग क्रिकेट खेलते रहते होंगे, आज इन्होंने बोल दिया कि चलो यार आज हम बास्केटबॉल खेल लेते हैं। We always have to do what the boys want because they are in a majority. Ma'am should think of another way to make decisions so that our wishes are also heard. अब यहाँ पे हो गया कि ये लोग बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि अरे यार हमेशा ये लोग ना जीतते हैं, हमेशा ये लोग की बात माननी पड़ती है, क्यों? क्योंकि ये लोग मेजॉरिटी में, ये लोग हमसे ज्यादा हैं, हम लोग कम है, तो मैम हमेशा इनका साथ देती है ना, हमारी कोई बातें ही नहीं मानते। जैसे आपके घर में जैसे 3-4 भाई बहन है, 4 भाई बहन है फॉर एग्जाम्पल, मम्मी ने बोला कि क्या हमें बनाना चाहिए या क्या हमें जाना चाहिए, तो बाकी 3 भाई बहन कह रहे हैं कि नहीं नहीं जाना चाहिए, और आप कह रहे हो कि नहीं जाना चाहिए, तो मम्मी बोलेगी अरे 3 लोग तो मना कर रहे हैं मेजोरिटी, अब क्या करना, छोड़ो। अब आप बोलोगे भाई उनका मन नहीं है लेकिन मेरा तो मन है, मेरी मन की तो सोचो। तो यहाँ पे वही वाले हाल हुए कि लड़के मेजोरिटी में, तो टीचर ने मेजोरिटी ग्रुप का साथ दिया, माइनॉरिटी को अवॉइड कर दिया। लड़कियां बेचारी उनकी फीलिंग्स को अवॉइड कर दिया, उनका भी मन करता होगा ना कि उनकी फेवरेट चीजें खेले जाए। ठीक है, तो ये लड़कियां क्या कह रही हैं कि भाई मैम को अलग तरीका सोचना चाहिए। ये क्या बात हुई कि मेजॉरिटी वाले जो कहें सो होगा, माइनॉरिटी वालों की नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, तो इसको हमने रीड करा। द टीचर डिसाइड्स टू सेटल द प्रॉब्लम्स विद अ शो ऑफ हैंड्स। टीचर ने क्या डिसाइड करा कि भाई मैं ऐसे हाथ दिखा के ऐसे मतलब पूछूंगी कौन ज्यादा है, मतलब देखूंगी कौन ज्यादा है, तो उस हिसाब से मैं डिसाइड करूंगी। ऑब्वियसली देयर आर मोर बॉयज इन द क्लास, और ऑब्वियसली बॉयज ज्यादा है क्लास में, तो लड़के बोल रहे ही वी हैव वॉन, अच्छा हुआ, मजा आया, हम तो जीत गए, क्योंकि इनने कह दिया कि ऑब्वियसली लड़के ज्यादा है क्लास में, तो टीचर मेजोरिटी का सपोर्ट करेंगी। ठीक है, क्वेश्चन 5, अब मतलब इसके आगे का क्वेश्चन जो है स्टोरी बोर्ड से रिलेटेड, हु इज इन अ माइनॉरिटी इन द अबव स्टोरी बोर्ड, इन व्हाट वे इज दिस माइनॉरिटी बीइंग डोमिनेटेड बाय द डिसीजन टेकन बाय द मेजॉरिटी। इस स्टोरी बोर्ड में माइनॉरिटी में कौन है, बॉयज या गर्ल्स, पहले तो ये बताना है। तो हमने क्या देखा, इसमें कौन माइनॉरिटी में है, गर्ल्स कम है।
In what way is this minority being dominated by the decision taken by the majority? किन तरीकों से ये जो माइनॉरिटी है ये डोमिनेट हुई जा रही है, किसके कारण? ये जो भी डिसीजन लिए गए हैं किसके द्वारा? मेजोरिटी के द्वारा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो किस तरीके से ये हो रहा है ये हमें बताना है। हमने क्या देखा? माइनॉरिटी में तो क्लियर दिख रहा है गर्ल। अब कैसे जो मेजोरिटी वाले हैं उनको डोमिनेट करके परेशान कर रहे हैं, है ना, कैसा डिसीजन लिया जा रहा है वो हमें बताना है। Girls are in a minority in the above storyboard. Girls want to play basketball while boys are interested in cricket. जैसे कि हमें दिख रहा है कि गर्ल्स माइनॉरिटी में, लड़कियां बहुत कम है। लड़कियों का इंटरेस्ट है कि हम बास्केटबॉल खेलें, लेकिन लड़के इंटरेस्टेड है क्रिकेट में और लड़के मेजॉरिटी में। The teacher settles the problem with a show of hands. As there are more boys in the class, more hands raises for the cricket. अब टीचर ने बोला होगा कि भाई हाथ ऊंचे करो, कौन कौन क्रिकेट खेलना चाह रहा है, तो लड़के ज्यादा है, लड़के ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल 30 स्टूडेंट है, टीचर ने बोला हाथ ऊंचे करो, 30 स्टूडेंट्स में से 20 बॉयज हैं, 10 गर्ल्स है। अब हाथ रेस करा कि हाँ मैम क्रिकेट हम खेलेंगे, तो 20 लड़कों ने हाथ उठा दिया, 10 कम है, तो मेजोरिटी तो 20 ये जीती गई क्योंकि लड़के ज्यादा हैं, तो मेजोरिटी के हिसाब से गया। Thus it is decided to play cricket in the game period. In this way a minority girls is dominated by the decision taken by the majority boys. इस तरीके से हमें देखने को मिला कि बेचारी जो लड़कियां हैं माइनॉरिटी में है, जो कम नंबर्स में है ना, उनकी फीलिंग्स को, उनकी जो है डिजायर्स को असाइड करके, है ना, उनकी रिक्वेस्ट को असाइड करके किसने डोमिनेट करा? मेजोरिटी ने। टीचर ने किसको साथ दिया? किसका साथ दिया? मेजोरिटी का साथ दिया। तो क्या देखने को मिला कि मेजोरिटी ने डोमिनेट करा माइनॉरिटी ग्रुप को। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो पेज नंबर 9, रीड द फॉलोइंग स्टोरी बोर्ड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको स्टोरी बोर्ड रीड करना है और आंसर करना है इस क्वेश्चन को। अच्छा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है, एक बार मैं एक बात और बताना चाहती हूँ आपको कि आप सोच रहे होंगे मैम हमें स्टोरी बोर्ड के हिसाब से क्या ये मेजोरिटी माइनॉरिटी डिस्कस कर रहे हैं, आप भूल गए होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि एक तरीके से हमें समझाया जा रहा है कि अगर हमें सरकार की, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, अगर संविधान की बात करें तो एक रीज़न ये भी है कि कहीं मेजॉरिटी ग्रुप माइनॉरिटी को डोमिनेट ना करे। ये तो फिर भी स्कूल का छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन रियल में क्या, जैसे हिंदूज़ हैं, हमारी कंट्री में हिंदूज ज़्यादा है मेजॉरिटी में, मुस्लिम्स पारसीज कम है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं? डोमिनेट कर सकते हैं मुस्लिम और पारसीज को, है ना, इनको रोक टोक सकते हैं, इनके रिलीजन की चीज़ों, मतलब रिलीजियस चीज़ों में कुछ भी प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है। जस्ट बता रही हूँ रेफरेंस के लिए। या अगर हम बात करें पाकिस्तान में तो वहाँ पे फिर मुस्लिम ज़्यादा है, या हम बात करें अमेरिका वगैरह की, वहाँ क्रिश्चियन ज़्यादा है, तो ये लोग डोमिनेट कर रहे हैं और बाकी धर्म वाले जैसे हिंदूज हैं या सिख हैं उनको परेशान कर रहे हैं, उन पर हावी ना हो जाए, डोमिनेट ना करें। तो ऐसा कुछ ना हो, अगर मैं अपनी कंट्री, हमारी कंट्री की बात करूं तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, किसी के साथ भेदभाव ना हो, डोमिनेट ना करे कोई पावरफुल ग्रुप वीक ग्रुप के साथ। क्लियर? तो इस रिगार्डिंग हमें टॉपिक पढ़ रहे थे, स्टोरी बोर्ड के थ्रू हमें समझाया गया था कि मेजॉरिटी ग्रुप कई बार क्या होती है, माइनॉरिटी ग्रुप में हावी होती है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमारे जो है राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, कि कोई हम पर हावी ना हो, कोई हमारे ऊपर अत्याचार ना करे। क्लियर? चलो अब ये वाला स्टोरी बोर्ड है, इसको देख लेते हैं। शबनम इज इन अ फिक्स, शी हैज अ डिसीजन टू मेक। I have 2 chapters left to revise for tomorrow's test, but it's time for my favorite TV program. I am dying to watch it, but if I do that, I won't have time to finish my revision. Shabnam, why are you looking so worried? I want to watch this TV program, but I have a test tomorrow. If you all watch TV, I will also want to watch. I have an idea. What if no one watches TV tonight? Then I may not be tempted. अब जो शबनम है थोड़ा सा डिलेमा में है, कंफ्यूजन में है। क्या है? शबनम का कल एग्जाम है और वो कह रही कि 2 ही चैप्टर तो मेरे रिवाइज करने के लिए बचे। पढ़ा हुआ उसने सब है, लेकिन रिवीजन इज द की बोलते हैं ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो कल के टेस्ट में जो है उसको रिवाइज करना है, 2 चैप्टर बचे, लेकिन उसका फेवरेट टीवी प्रोग्राम भी आ रहा है। अब कई बार हम पढ़ाई कर रहे होते हैं और दादी जी, मम्मी जी लोग ऐसे टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं, हमारा मन करता है कि लिखते लिखते, पढ़ते पढ़ते आके देखते हैं, तो क्या बोलते हैं? पढ़ ले कल तेरा टेस्ट है, कल तेरा पेपर है, क्या जो टीवी दिख रहा है। तो आप बोलते हैं अरे यार मम्मी फेवरेट टीवी प्रोग्राम है। तो ऐसे ही शबनम की कंडीशन हो रही थी कि मेरा फेवरेट टीवी प्रोग्राम है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो रिवीजन भी फिनिश करना है और अगर टीवी देखूंगी तो रिवीजन नहीं हो पाएगा, है ना। तो शबनम की मम्मी कह रही कि भाई क्या हुआ शबनम, क्यों इतनी ज्यादा सोच में लग रही हो, क्यों इतनी ज्यादा वरीड लग रही हो, क्या प्रॉब्लम है? तो शबनम कह रही है कि मम्मी मैं टीवी प्रोग्राम देखना चाहती हूँ, मेरा फेवरेट है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा कल एग्जाम है। तो आप एक काम करो ना, आप लोग ये टीवी मतलब टीवी को बंद
बंद कर दो, आज टीवी मत देखो ताकि मेरा ध्यान भी नहीं भटकेगा, है ना, ऐसा शबनम ने बोला। अब शबनम यहाँ एग्जाम दे रही, तो शबनम क्या सोच रही दिमाग में, देखो ये टेंशन में, अरे यार, और शबनम खुश है। क्या हुआ होगा, इट्स अ गुड थिंग आई डिड नॉट वॉच टीवी, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर्स। अब शबनम ने कहा अच्छा ही हुआ कल मैंने टीवी में टाइम वेस्ट नहीं किया, है ना, टीवी नहीं देखी, क्योंकि मेरे जो 2 चैप्टर रिवीजन के लिए रह गए थे ना, उन्हीं 2 चैप्टर्स में से खूब सारे क्वेश्चन आ गए, तो वह मेरा तो फायदा हो गया। अच्छा लगा उसे, उस टाइम पे उसे समझ में नहीं आया, लेकिन उसने सोच समझ के काम लिया, तो आज उसका फायदा हो गया। ऐसा कई बार होता है हमारे साथ, होता ही है। अब पेज नंबर 9 का क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज शबनम हैप्पी दैट शी हैड नॉट वॉच टीवी, व्हाट वुड यू हैव डन इन अ सिमिलर सिचुएशन। शबनम क्यों खुश थी, अगर वो टीवी प्रोग्राम नहीं देख पाई तो किस बात की खुशी थी शबनम को, है ना, और अगर सिमिलर सिचुएशन में आप भी होते, जैसी शबनम की सिचुएशन थी, उस टाइम आप क्या करते। चलो, Shabnam was happy that she had not watched TV because she got sufficient time to revise her last 2 chapters. शबनम इसलिए खुश थी क्योंकि भाई उसने टीवी नहीं देखी, तो उसके पास इनफ टाइम था और उसने बढ़िया से रिवाइज कर लिया। ठीक है, In the test, many questions were asked from the last 2 chapters which she attempted correctly. Even उसके जो एग्जाम था, दूसरे दिन टेस्ट था, तो उसमें वही सेकंड 2 बचे कुछ 2 चैप्टर से क्वेश्चंस आ गए, है ना, काफी सारे, तो उसका फायदा हो गया, उसने अच्छे से अटेम्प्ट करा, उसका तो मतलब बढ़िया हो गया। इसलिए शबनम खुश थी कि अरे वाह, अच्छा हुआ मैंने टीवी नहीं देखी। I would have taken the same steps as शबनम took. अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी यही करती। लगता ना कि अरे यार 2 चैप्टर बचे हैं, नहीं 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 भाई, टीवी तो बाद में भी आप देख सकते हो, रिवाइज कर लो, कल एग्जाम है ना, और फायदा हो जाता। तो मैं भी होती तो यही करती। आप भी सच बताना, होते तो यही करते कि टीवी के लालच में आ जाते। क्या करते अब, देखो टीवी तो आज है, कल फिर नहीं देखोगे, एग्जाम है, परसों फिर देख लोगे, फ्री हो जाओगे, तो टीवी तो हमेशा रहेगी। एग्जाम जो टाइम है जो दे रहे हो, वो तो भाई इस टाइम के लिए ना, फेल हो जाओगे क्या मतलब है, बेकार मार्क्स आएंगे क्या मतलब है ना। टीवी तो जिंदगी भर देख ही सकते हो कभी भी, है ना, पढ़ तो जिंदगी भर नहीं सकते ना, वैसे तो पढ़ सकते हैं कभी भी, लेकिन एक बात है, एक एज ग्रुप, एक एज टाइमिंग होता है, कब कब क्या क्या करना चाहिए। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्यों शबनम खुश थी। चलो, पेज नंबर 10 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7, लेट अस रिकैप द रीजंस व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज बाय रिकॉलिंग द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स दैट यू हैव रेड अबाउट थ्रू दीज एग्जाम्पल्स। आपको रिकैप करना है रीजंस क्यों कॉन्स्टिट्यूशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में, है ना। जो भी रूल्स इसके उसके थ्रू हम रिकॉल करेंगे कि क्या रूल मतलब इंपॉर्टेंस होती है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की, जो हमें क्या करता है ताकि हम पीसफुल तरीके से हो पाए चीज़ें और डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सब खुशहाल रहे, क्या इंपॉर्टेंस है। अब आपको क्या दिया है, कुछ पॉइंट्स दिए, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स आपको बताने। जैसे यहाँ पे दिया है कि द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द सक्सेस ऑफ पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी। तो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स क्या है, एसेंशियल रूल क्या है, इट लेज डाउन आइडियाज दैट डिफाइन द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी वांट टू लिव इन। Suresh, the class monitor, wrongly picks on Anil, his classmate. The girls do not get to play basketball because the boys are majority in class. Shabnam decides to revise her chapters instead of watching TV. ये सब क्या करना है, सब हमें बताना है। ठीक है, चलो, जैसे पहला तो हमने देखा कि जो पीपल है, नेपाल के जो लोग हैं, है ना, उन्होंने क्या करा कि नए कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, नए कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करो। क्यों, क्योंकि भाई अब हमारी कंट्री क्या हो गई, डेमोक्रेटिक हो गई है ना, मोनार्की पावर चली गई है। अब कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स क्या होंगे, क्या एसेंशियल रूल्स होंगे, इट लेज डाउन आइडियाज दैट डिफाइन द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी वांट टू लिव इन। ये क्या करती है, बताती है प्रॉपर आइडियल्स, है ना, कि जिस कैसी कंट्री, कैसा एक देश होना चाहिए, आइडियल कंट्री होनी चाहिए। सुरेश द क्लास मॉनिटर रॉन्गली पिक्स ऑन अनिल हिज क्लासमेट। जैसे हमने देखा था सुरेश मॉनिटर था, तो वो क्या कर रहा था, अपने जो क्लासमेट है ना, जो उसके क्लास में था, उसको परेशान कर रहा था, अनिल को जबरदस्ती उसको झूठ बोल के फंसवा दिया था। इट लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूजेस ऑफ पावर बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ क्या आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा, ये लिख देना, या कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स आप लिख सकते हो। ठीक है, मतलब ये क्या बता रहा है, ये दिखा रहा है रूल्स, है ना, जो क्या करता है, गार्ड करता है, हमें बचाता है, प्रोटेक्ट करता है कि कोई हमारे साथ गलत ना करे या कोई भी अपनी पावर का मिसयूज ना करे। ठीक है, क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। चलो,
द गर्ल्स डू नॉट गेट टू प्ले बास्केटबॉल बिकॉज द बॉयज आर अ मेजोरिटी इन क्लास। हमने देखा था ना कि लड़कियों को बेचारियों को बास्केटबॉल खेलने नहीं दिया गया है ना, लड़के मेजोरिटी में थे और वो डिमांड कर रहे थे कि नहीं हम तो क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट ही खेलेंगे बस। और टीचर ने क्या बोला, जितने ज्यादा हाथ उठेंगे वही होगा। तो जब लड़के ही ज्यादा है तो वो तो क्रिकेट वाले, तो क्रिकेट के लिए ऑब्वियसली ज्यादा हाथ उठाया जाएगा, तो क्रिकेट खेला गया। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स क्या रहेगा? इट कंटेन्स रूल्स दैट इंश्योर्स दैट माइनॉरिटीज आर नॉट एक्सक्लूडेड रूटीनली अवेलेबल टू द मेजोरिटी। ये कंटेन करते रूल्स ये इंश्योर कराता है कि माइनॉरिटी क्या है, किसी भी चीज़ों से, है ना, जो चीज़ें मेजोरिटी को मिल रही हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़, जो सुविधाएं मेजोरिटी को मिल रही है, वो चीज़ें माइनॉरिटी ग्रुप को भी मिले। तो ये कौन इंश्योर कराता है? कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। शबनम डिसाइड्स टू रिवाइज हर चैप्टर्स इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी। शबनम ने डिसाइड करा कि मैं अपने चैप्टर को रिवाइज करूंगी, टीवी वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ूंगी। इट मीन्स दैट वी माइट एट टाइम्स फील पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग अबाउट एंड अगेंस्ट आर लार्जर इंटरेस्ट। ये हमें बता रहा है कि कई बार हम ऐसे हो जाते हैं कि हम हमारे इंटरेस्ट का सोच के, मतलब हम अपनी भावनाओं में बह जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि अरे यार डिक्टेटरशिप वाली सरकार ही अच्छी है ना, डिक्टेटरशिप होनी चाहिए ताकि जिसकी गलती गोली मार दो। अब डिक्टेटर है, चलो गुनहगारों को तो सजा दे रहा है, मानो उसका दिमाग फिर गया, वो क्या करे, जबरदस्ती कोई चीज़ों के दाम बढ़ा रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं, टैक्स बढ़ा रहा है, और आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे, वो आपका भी सर कलम करवा देगा, सर कटवा देगा, फिर क्या करोगे? तो कभी कभी हमें लगता है यार हमारी सरकार सही नहीं है, हमारे रूल सही नहीं है, लेकिन वो बाद में हमें समझ में आते हैं कि वो हमारे फायदे के लिए होते हैं, है ना। क्लियर? तो ये सब हमने पढ़ा था, ये कुछ रूल्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन 8 पेज नंबर 13 का क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट विद योर टीचर, है ना। आपको डिफरेंस बताना है किसके बीच में? स्टेट के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, ये डिस्कस करना है। ये आंसर आपके सामने है, ठीक है, स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में। ये नहीं कंफ्यूज नहीं होना कि स्टेट गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट, है ना, कि एक साथ मैम अलग अलग, ये एंड क्यों आ गया? तो राज्य अलग होता है, सरकार अलग होती है ना, तो इनका मतलब बताना है इन टर्म्स का। तो देखते हैं भाई क्या होगा इसका मीनिंग। तो ये डिफरेंस बताना है हमें। State refers to a political situation that represents a sovereign people who occupy a defined territory. For example, the Indian state, the Nepal state. अगर हम बात करें स्टेट की, तो एक तरीके से पॉलिटिकल सिचुएशन होती है। स्टेट सबकी अपनी अपनी बाउंड्रीज रहती है ना, पॉलिटिकल, हर स्टेट के अपने नेता रहते हैं, सीएम रहते हैं, गवर्नर रहते हैं, ये हम सुनते हैं। तो पॉलिटिकल क्या रहता है? सिचुएशन रहती है दैट रिप्रेजेंट्स अ सोवरेन पीपल हु ऑक्यूपाई अ डिफाइनाइड टेरिटरी, है ना। जो लोग होते हैं सोवरेन होते हैं, मतलब किसी के अंडर ऐसे वो रहते नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग अपनी टेरिटरी को क्या करते हैं? ऑक्यूपाई करके रखते हैं, है ना, संभालते हैं, गवर्न करते हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन बेसिकली, जैसे हम बोलते हैं इंडियन स्टेट, नेपाल स्टेट। गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एंड एनफोर्सिंग लॉज। द गवर्नमेंट कैन बी चेंज बाय इलेक्शंस। द गवर्नमेंट और द एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रशासन चलाने के लिए और कानून को लागू करने के लिए, है ना। गवर्नमेंट कैन बी चेंज बाय इलेक्शन। गवर्नमेंट को हम इलेक्शन के द्वारा बदल भी सकते हैं। द गवर्नमेंट और द एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव किसका हिस्सा होते हैं? गवर्नमेंट, जिसको एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं, स्टेट का पार्ट होते हैं ना। स्टेट की सरकार, स्टेट के अंदर ही हमारी सरकार की गवर्नमेंट है। क्लियर? तो ये डिफरेंस होता है स्टेट और गवर्नमेंट में। स्टेट एक पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, जो सबकी अपनी अपनी बाउंड्रीज होती है, डिवाइडेड रहते हैं ना, अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं, गवर्न करते हैं। गवर्नमेंट क्या होते हैं? वो ऐसी मतलब बॉडी होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है एडमिनिस्ट्रेशन और कानून को एनफोर्स कराने के लिए, है ना, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द लॉज। चलो क्लियर हुआ? Question 9. Which fundamental rights will the following situations violate? पेज नंबर 14 का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है ना, जो वॉयलेट हो रहा है, हम कहेंगे। इफ अ 13-year-old चाइल्ड इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कारपेट्स, कौन सा राइट आएगा इसमें? अगर जो हमने अलग अलग राइट आप देखे पढ़े थे, फंडामेंटल राइट 6 राइट्स है हमारे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, है ना, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए अगेंस्ट राइट, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के राइट, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो अगर कोई 13 साल का बच्चा किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है ना, फैक्ट्री जो कारपेट मैन्युफैक्चर कर रही है, तो ये कौन से राइट के अंदर आएगा, ये आपको बताना है।
If a politician in one state decides to not allow laborers from other states to work in his state, अगर कोई पॉलिटिशियन है किसी भी राज्य का, फॉर एग्जाम्पल मैं लेबर हूं, मैं जा रही हूँ यूपी में काम करने के लिए, लेकिन वहां के जो नेता है, पॉलिटिशियन है, मना कर रहे हैं कि नहीं, तुम दूसरे राज्य के लेबर हो, मेरे एरिया में आके तुम काम नहीं कर सकते, नहीं आ सकते, मतलब तो इसमें कौन सा राइट आएगा? If a group of people are not given permission to open a Telugu medium school in Kerala, अगर जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो चाह रहे हैं कि तेलुगु जो लैंग्वेज है उसके मीडियम से हम स्कूल स्टार्ट करें केरला में, पर उन्हें परमिशन नहीं मिल रही, स्कूल नहीं स्टार्ट करने दिया जा रहा तेलुगु मीडियम का, तो इसमें कौन सा राइट जाएगा? If the government decides not to promote an officer of the armed forces for being a woman, अब कोई गवर्नमेंट है, वो औरत है ना, कोई अच्छी ऑफिसर है, औरत है, लेकिन उसे प्रमोट नहीं करी, क्या रीजन है उसके पीछे? क्योंकि वो औरत है, तो उसको क्या, उसको इतना ज़्यादा प्रमोट करना, मतलब क्यों उसको प्रमोट करना, है ना, ये रीजन है। तो ये सब आपको बताने हैं कि कौन सा राइट इसमें आएगा। 6 राइट्स हैं हमारे। राइट टू इक्वालिटी, right to freedom, right to religious freedom, right to religious freedom है, और कौन सा है? right against exploitation, और क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये मैं आपको जस्ट लिख रही हूँ ताकि आपको याद आ जाए कौन से, ठीक है। 5th कौन सा है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और कौन सा आता है 6th? ये हो गया कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब बताइए इनमें से कौन सा राइट होगा, है ना। 4 ऑप्शंस हैं, मतलब 4 हमारे पास सेंटेंसेस दिए हैं और 6 हमारे पास राइट है, तो आपको बताने किस राइट के बारे में बात हो रही है। राइट टू इक्वलिटी, जब हम बोलते हैं एक समानता का अधिकार, चाहे औरत हो या आदमी हो, बच्चा या बूढ़ा हो, गोरा हो या काला हो, कोई अमीर हो या गरीब हो, सबको एक समान मानना, सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटी मिलना, तो राइट टू इक्वलिटी, है ना। राइट टू फ्रीडम, यानी आप कहीं भी आ जा सकते हो, कोई सरकार आपको रोक नहीं सकती, है ना, कोई भी काम आप कर सकते हो, आप कुछ भी अपने आप को जो कहना चाहो, आप एक्सप्रेस करना चाहो, है ना, एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने व्यूज बोल सकते हो, कोई नहीं आपको रोकेगा, है ना, फ्रीडम है आपको। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, आप किसी भी धर्म के हो, अपने धर्म को प्रचार कर सकते हो, है ना, उसके बिलीफ सिस्टम को प्रॉपरली फॉलो कर सकते हो, जो करना है आप कर सकते हो अपने धर्म से रिलेटेड। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना, आपकी जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है या आपको जबरदस्ती लेबरिंग कराई जा रही है, काम कराया जा रहा है, जबरदस्ती बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है, या छोटे बच्चे चाइल्ड लेबर कराया जा रहा है, तो वो इसके अंदर आएगा। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसमें क्या आएगा, जैसे आप किसी भी धर्म के हैं, कोई भी आप भाषा बोलते हैं, किसी भी लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज अलग है, आप अपनी लैंग्वेज में अपने धर्म से रिलेटेड कुछ भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलना चाह रहे हैं, स्कूल खोलना चाह रहे हैं, कुछ भी ऐसा ओपन करना चाह रहे हैं इंस्टीट्यूट, और अगर आपको रोका जा रहा है तो उसके अगेंस्ट ये अधिकार है हमारे पास, ठीक है, वो उसमें ये आ जाएगा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर हमारे ये जो अधिकार सारे मिले हुए हैं इनको तोड़ा जाता है, चाहे वो सरकार करे चाहे इंडिविजुअल, तो किस में आती है वो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आती है। आ गया समझ में, याद आ गया, ये सब हमने पढ़ा था, ठीक है, क्लियर। अब बता दो, अगर यहां पे लिखा है कि इफ अ 13-year-old चाइल्ड इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कारपेट, तो छोटा बच्चा जिसकी उम्र 13 साल यानी 14 से बिलो है, तो ये किस में आएगा, ये आ जाएगा हमारा, ये कौन से राइट में आएगा, राइट अगेंस्ट
ये होगा हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। मैंने बताया ना, अभी तो मैंने बताया कि एक्सप्लॉयटेशन में ये तो होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई या बॉन्ड लेबर हो गया, है ना, या चाइल्ड लेबर, ये सब इसमें आता है। इफ अ पॉलिटिशियन इन वन स्टेट डिसाइड्स टू नॉट अलाउ लेबरर्स फ्रॉम अदर स्टेट्स टू वर्क इन हिज स्टेट, अगर कोई पॉलिटिशियन ये मना कर रहा है कि नहीं नहीं आप दूसरे स्टेट के मजदूर हैं, मेरे स्टेट में आके आप काम नहीं कर सकते, मैं अलाउ नहीं करता आपको, नहीं मेरे स्टेट पे नहीं आ सकते, यानी किस क्या आएगा, राइट टू फ्रीडम में आएगा। किस में आएगा, राइट टू फ्रीडम में आएगा, ठीक है। यहां लिख देती हूं मैं राइट टू फ्रीडम, क्योंकि फ्रीडम में यही तो है कि आप जहां चाहे जा सकते हैं, जहां चाहे जाकर काम कर सकते हैं अपनी कंट्री में, जहां चाहे रह सकते हैं, जैसा चाहे काम कर सकते हैं, कोई आपको रोक टोक नहीं सकता, चाहे कोई इंडिविजुअल या कोई सरकार, कोई नहीं रोक सकता आपको, है ना, क्योंकि आपके पास फ्रीडम है। Now, if a group of people are not given permission to open a Telugu medium school in Kerala, अगर ग्रुप ऑफ पीपल है वो चाह रहे हैं कि भाई तेलुगु मीडियम स्कूल हम केरला में ओपन करें, यानी किसके अंदर आएगा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के अंदर आएगा। यानी अगर आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, लिंग्विस्टिक वे में, है ना, रिलीजियस चीज़ों से रिलेटेड आप कुछ भी ऐसा इंस्टीट्यूशन खोलना चाह रहे हैं और आपको रोका जा रहा है, तो ये किसके अंदर आता है फिर, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। क्लियर। If the government decides not to promote an officer of the armed forces for being a woman, अगर गवर्नमेंट ये कह रही कि नहीं नहीं हम जो है आर्म फोर्स की जो ऑफिसर है लेकिन वो औरत है तो उसको प्रमोशन नहीं देंगे, आदमी होता तो हम प्रमोट कर देते, औरत को प्रमोशन नहीं देंगे, यानी भेदभाव हो गया औरत आदमी में, यानी इक्वेलिटी नहीं समझी, इक्वेलिटी का अधिकार नहीं मिला, यानी किसका वायलेशन करा, राइट टू इक्वेलिटी का। तो इसमें कौन सा वाला आ जाएगा, राइट टू इक्वेलिटी। क्लियर हुआ, आगे समझ में। अब आंसर देखें, जो मैंने बताया वही है, ये मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया है। चलो अब अच्छे समझते हैं, देखते हैं हमारे आंसर को। देखो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो मैंने चाइल्ड लेबर का बोला था, है ना, क्योंकि 14 से कम उम्र के बच्चे से आप काम करा रहे हो। राइट टू फ्रीडम, आप दूसरे स्टेट के और आपको दूसरे स्टेट वाली सरकार मना कर रही है, पॉलिटिशियन मना कर रहा है कि नहीं नहीं आप हमारे यहाँ नहीं आ सकते, काम नहीं कर सकते या नहीं रह सकते, जो भी, तो राइट टू फ्रीडम के अगेंस्ट वो भाई बोल रहा है, वो वायलेट हो रहा है। अगर आप तेलुगु मीडियम स्कूल ओपन करना चाह रहे हो और आपको रोका जा रहा है कि आप नहीं ओपन कर सकते, यानी किस में आएगा, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स में आएगा, है ना, उसको वायलेट किया जा रहा है। राइट टू इक्वालिटी, औरत समझ के, क्योंकि भाई वो औरत है तो उसको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है आदमी औरत में, तो राइट टू इक्वालिटी के अंदर आएगा। यानी ये सारे आपके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, टूट रहे हैं, ठीक है, तोड़ा जा रहा है उनको। क्लियर हुआ, ओके। क्वेश्चन 10 पेज नंबर 15 का क्वेश्चन है, The Constitution also mentions fundamental duties. Find out with the help of your teacher what these include and why it is important for citizen in a democracy to observe these. कॉन्स्टिट्यूशन क्या मेंशन करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज को भी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या मेंशन किया हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटीज को, है ना। फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपनी टीचर की मदद से आप फाइंड आउट कीजिए व्हाट दीज इंक्लूड, क्या ये इंक्लूड करता है, एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सिटीजन इन अ डेमोक्रेसी टू ऑब्जर्व दीज, क्यों ये इंपॉर्टेंट होता है सिटीजन के लिए डेमोक्रेसी में कि वो इन चीज़ों को फॉलो करे, इनको ऑब्जर्व करे, माने, मतलब। क्लियर। अगर कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लेकर आया है या गवर्नमेंट कुछ लेकर आई है तो क्यों ऐसा है कि फॉलो करते हैं। चलो, द 10 फंडामेंटल ड्यूटीज आर एज फॉलोज, अगर कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो हम बता सकते हैं तो क्या है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। पहली तो चीज़ अगर हम बोले तो ये कहा जाता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन जो भी रूल्स हैं उनसे अबाइड रहो, मतलब उनको मानो, है ना, उनको चुपचाप से आपको क्या करना है, सही तरीके से मानना है, ऐसे धमका नहीं रहे, लेकिन आपको मानना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, और इंस्टीट्यूशन, इन चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी है। जैसे नेशनल फ्लैग, भैया आप ऐसे नहीं कि आपका भारत का झंडा है तो आप उसे फेंक रहे हैं, उस पर बैठ रहे हैं, उसको फाड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। नेशनल एंथम चल रहा है और आप नाच रहे हैं, गा रहे हैं ना, मूव कर रहे हैं, उसमें सीधे बोला है स्ट्रेट खड़े होना है ना, ये रिस्पेक्ट है, आप एक तरीके से क्या दे रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो अपनी चीज़ों के लिए, अपने नेशनल एंथम के लिए, तो ये आपको फॉलो करना चाहिए, एक रूल ये। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम,
चेरिश भी करना चाहिए और फॉलो भी करना चाहिए ऐसे आइडियाज जिन्होंने हमारा, हाँ, जो क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं, है ना, इंस्पायर करते हैं हमारे नेशनल स्ट्रगल को, फ्रीडम के लिए। इन चीज़ों को क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि भाई देखो हम एक टाइम पे इतना काम करा है लोगों ने, जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, जो नेशनलिस्ट रहे हैं, उन्होंने मेहनत की इसके पीछे, तो उसको चेरिश करो, है ना, और उनको फॉलो भी करो। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। क्या अपहोल्ड करना है, किसको चीज़ को फॉलो करते हुए चलना है कि सबसे पहले तो यूनिटी रहे, एकता रहे, है ना, सब एक मतलब मिलजुल के रहें, रिस्पेक्ट करें, इंटीग्रिटी रहे, जुड़े रहें एक दूसरे से, है ना, क्लियर। और आपको क्या रहे, पूरा एक फ्रीडम रहे कि आप जो सोच रहे हो, जैसा चाह रहे हो वैसा आप कर पाओ, तो इस चीज़ को आपको मेंटेन करना है, क्लियर। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। आपको क्या करना है भाई, ऐसी कुछ भी ज़रूरत जब लगता है हमारे देश के अगेंस्ट कोई कुछ कर रहा है और हमें उसके बिहाफ में लड़ना पड़ रहा है या कुछ करना पड़ रहा है, तो बिल्कुल डट के उसका सामना करें जब ऐसी सिचुएशन आए। To promote harmony and spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women। अब आपको क्या प्रमोट करना चाहिए, आपका एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ब्रदरहुड, है ना, आपको हार्मनी में रहना चाहिए, अलग अलग धर्मों की, अलग अलग लैंग्वेज की, अलग अलग रीजनल, इतनी सारी जो डाइवर्सिटी है ना, या औरत की डिग्निटी, इन सब चीज़ों को मेंटेन करना चाहिए, इन सब चीज़ों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, सब मिलजुल कर साथ में रहना चाहिए, ठीक है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर। हमारा जो कल्चर है ना, हमारा जो हेरिटेज है, कितना ज़्यादा रिच हेरिटेज है ना, उसको क्या करना चाहिए, हमारी जो धरोहर है उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको प्रिजर्व करना चाहिए, उनको उनकी वैल्यू करनी चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। ये होने के साथ साथ हमें हमारे पर्यावरण के लिए भी करना चाहिए। पता चले हम बोल रहे हैं कि नहीं हम तो कंट्री के सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन हम नदी पॉल्यूट कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा। हमारा इन्वायरमेंट भी इन सब चीज़ों के अंदर आता है, इस चीज़ को भी हमें फॉलो करना होता है। हम प्रोटेक्ट करें और हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करें, जिसमें फॉरेस्ट आता है, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, है ना, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर। और जो जीते जागते क्रीचर्स हैं उनके लिए क्या रहे, हमारे मन में कंपैशन रहे, क्लियर। To develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform। साइंटिफिक टेम्पर भी हो, है ना, ह्यूमैनिज्म भी हो, और इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, मतलब अगर हमें लगता है कुछ गलत हो रहा है तो उसको बदला, है ना, सुधार की ज़रूरत हो रही है, या साइंटिफिक वे में हम बोलें जिस चीज़ का इन्वेंशन वगैरह कर रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी हमें करनी चाहिए। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस। पब्लिक प्रॉपर्टीज़ की सेफगार्ड करो। अगर पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, दूसरे बर्बाद कर रहे हैं, तो आप कुछ नहीं बोल रहे कि हमें क्या, ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी, वो तो कर ही सकते, नहीं, अगर कुछ भी ऐसा गलत हो रहा है तो उसको रोकिए, है ना, वायलेंस को रोकिए। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट वन द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। हमें क्या करना है, इंडिविजुअलिस्टिक वे में कहें या कलेक्टिव वे में कहें, हमें मिलकर क्या करना है, सोशल एक्सलेंस, है ना, हर स्पेयर्स में, चाहे हम सामाजिक तौर पे कहें, है ना, चाहे इकोनॉमिक तौर पे कहें, हमें हमारे लेवल को या कंट्री के लेवल को बढ़ाते रहने के लिए काम करना है, चाहे कलेक्टिवली करें चाहे इंडिविजुअली, क्लियर। तो ये सारे कुछ आइडियल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, ठीक है। सो इसी के साथ भाई हमारे फर्स्ट चैप्टर के इंटेक्स सॉल्यूशंस एंड होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।